बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा नीट क्रैश कोर्स का डे 7, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर लेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का अपना लेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप शुरू करते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले समझेंगे, है ना, कि कुछ थ्योरी समझेंगे कि कौन कौन सी साइकिल इसमें होती है, किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो एकदम कंसाइज वे में जल्दी से थ्योरी देखते हैं एक बार। आओ शुरू करते हैं। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेटा रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन जब होता है, ठीक है, उसका जब ब्रेकडाउन होता है वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और फूड में भी देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है प्लांट्स या फिर एनिमल्स की, तो वो क्या है हमारा ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है बॉडी के या प्लांट के हर सेल में स्टोर रहता है ना। फूड जब फूड इनटेक करते हो तो जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होगी, ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ग्लूकोज क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये ग्लूकोज इन मल्टीपल स्टेप्स ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इस मल्टीपल स्टेप के ब्रेकडाउन में ये जो मल्टीपल स्टेप में फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्या, रेस्पिरेशन। और अल्टीमेटली इस फूड के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होगी, एनर्जी, है ना। एनर्जी रिलीज होगी, किस फॉर्म में रिलीज होगी बेटा, एटीपी की फॉर्म में, है ना। एटीपी की फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन में समझ आया होता क्या, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है अपना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, भी इसलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो ये फूड सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, शुगर सिंथेसिस हुआ और एटीपी की फॉर्म में रेस्पिरेशन के अंदर अपनी एनर्जी रिलीज हुई। अब ये जो फूड का ब्रेकडाउन है, बेसिकली ये हमने दो टाइप पे बना रखा है, दो बेसिस हैं इसका। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखें तो दो टाइप के हैं। पहला है अपना फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में अपना जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, अपना जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट और या फिर फैट। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेकडाउन हो टू रिलीज एनर्जी सॉरी, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जबकि अगर मैं बात करूं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन की, तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या है कि जब किसका ब्रेकडाउन होने लगे, सबस्ट्रेट क्या है अपने पास, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन टू रिलीज एनर्जी। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगे एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो हम उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो जनरली तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। बट इन सीवियर केसेस या फिर इन सम केसेस प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होने लग जाता है बॉडी में, जब बॉडी के अंदर फूड की डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो ये तो रेयर केस है। जनरली अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेकडाउन होकर ही अपनी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। तो ये बात करी रेस्पिरेशन की हमने। ये क्या है, एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है
ठीक है, एक स्टेप में ही, एक बार में ग्लूकोज नहीं टूटता है, मल्टीपल स्टेप्स टूटता है। वो मल्टीपल स्टेप्स क्या है वो देखते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है बचपन से कि रेस्पिरेशन दो टाइप की होती हैं। एक होता है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों चीजें क्या है एक बार देखते हैं। देखो, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो सकता है कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां पर होगा, ये ज्यादातर होता है यीस्ट में, या फिर उससे पहले देखो क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। एक 6 कार्बन कंपाउंड किसमें टूट गया, 3 कार्बन कंपाउंड में, क्लियर। ये जो प्रोसेस हुई है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की टू पायरुविक एसिड, ये सेल के किस पार्ट में हुई है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, ये पायरुविक एसिड आगे कैसे ब्रेकडाउन होता है, तो पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके पास सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि यीस्ट के अंदर होता है, तो उसके अंदर पायरुविक एसिड क्या फॉर्म कर लेता है, इथेनॉल फॉर्म कर लेता है, ठीक है, इथेनॉल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अगर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कहां पर होता है, मसल सेल्स में, अपने मसल सेल्स में कभी कभार हो जाता है। तो पायरुविक एसिड क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और अगर सेल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ब्रेकडाउन इसका कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड क्या फॉर्म कर लेता है, ये रिलीज करता है CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O, ठीक है। ये भी थोड़ा अमाउंट में CO2 रिलीज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्या है, इस तरीके से अपनी रेस्पिरेशन को हम देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटा तो इथेनॉल उसने बनाया, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में उसने लैक्टिक एसिड बनाया। ये दोनों ही टाइप की जो रेस्पिरेशन है वो कैसी है, वो अपनी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जबकि मैं बात करूं कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये टाइप कैसा है, ये है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। ये देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो क्या किसमें होता है, CO2 और H2O में होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और क्या बन जाता है, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल एंड CO2, ठीक है, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल एंड CO2। ये एक इंटरमोलर रेस्पिरेशन है, ये एक इंट्रामोलर रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान दो, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ये एनर्जी का रिलीज होता है उसके अंदर जो ATP बनते हैं वो या तो 36 बनते हैं या 38 ATP बनते हैं।
इसको हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बनते हैं। हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जबकि मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर सिर्फ कितने एटीपी बनते हैं? ओनली 2 एटीपी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अपने 36 या 38 एटीपी का गेन होता है। क्लियर? प्रोसेस पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या है? देखो, जो ग्लाइकोलिसिस है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? तो ग्लाइकोलिसिस की अभी हमने बात करी। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू किसमें? पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड में। ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये कैसा है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जबकि मैं बात करूं पायरुविक एसिड की, तो ये क्या बना लेता है? C3 कंपाउंड बना लेता है। इट मीन C6 कंपाउंड 2 C3 कंपाउंड में टूट जाता है। ये सेल के किस पार्ट में हो रहा है? ये हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। क्लियर? अब देखो, ये जो C6 कंपाउंड 2 C3 कंपाउंड बना रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये दोनों में ही ये जो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन है, ये एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होती है। इट मींस मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस की, तो इट इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल। इस सेल के अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड है ना, और इसी ग्लूकोज का, इसी शुगर का ब्रेकडाउन करना है हमें। तो ब्रेकडाउन हुआ, ये C6 कंपाउंड C3 कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड बना लेता है। ये सेल के किस पार्ट में हुई है प्रोसेस? ये सेल के साइटोप्लाज्म में हुई है। और इसी ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, है ना। अब ये पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होता है और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस तरीके से अलग है? तो ये पायरुविक एसिड, अगर सेल के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही फॉर्म कर लेगा क्या? इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड। इट मीन्स अगर मुझसे पूछा जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, सेल के किस पार्ट में हो रही है, तो मैं कहूंगी साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के किस पार्ट में हो रही है? तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट में, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में हमें 36 या 38 एटीपी देखने को मिलेंगे, जबकि इन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 2 एटीपी देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 लोगों ने बनाया है, 3 साइंटिस्ट ने, एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस, इन 3 लोगों ने डिस्कवर किया है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है ना। और ये क्या है? ये एक 10 स्टेप की रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन है। ये 10 स्टेप की रिएक्शन बेटा आपको कैसे याद होगी? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तभी याद होगी। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक भी है। जैसे रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो रिएक्शन याद करने के लिए एक बार आप हेल्प ले सकते हो, किसकी? एक निमोनिक की। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखूं मैं कि गुड गर्ल फ्रेंड
fill glass daily by 3 pg and 2 pg and play पिंग पोंग। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि एंजाइम्स को किस तरीके से याद रखें, एंजाइम्स को याद करने के लिए भी भाई तरीका बताओ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा किसी भी स्टेप में भी आ सकता है, किसी भी स्टेप से उठाकर भी आ सकता है और एंजाइम से भी आ सकता है, तो अपने को दोनों याद होनी चाहिए। तो एंजाइम्स को याद करने के लिए क्या लिखोगे? सबसे पहले हाई प्रोफाइल people act too generous, picture posing every place। ठीक है, तो इससे हम अपने एंजाइम्स को याद रख सकते हैं। एक बार बात करते हैं, ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम होती है अपनी हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर फॉर्म्स उसका आइसोमर जो बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें अपनी एंजाइम्स जो लगी है वो क्या? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की फ्रॉम द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये दो कंपाउंड बनाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो कंपाउंड बना लेता है, और वो कंपाउंड कौन बनाता है? फ्रॉम द एंजाइम एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है दो कंपाउंड बना देता है बेटा। पहला है अपना PgAl जिसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। दूसरा है अपना DHAP जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों आपस में आइसोमरेज थ्रू आइसोमरेज एंजाइम आइसोमर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्दर रिएक्शन में अपना क्या चाहिए? सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इट मींस ग्लिसरल्डिहाइड ने दो कंपाउंड बना लिए। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड ने दो कंपाउंड बना लिए। कौन? किसके? 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट के। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर बनाएगा क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें जो एंजाइम लगी है वो क्या? अपनी फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर फॉर्म्स 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। इसमें अपनी एंजाइम लगी है क्या? न्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट देन फर्दर फॉर्म क्या? फॉस्फोइनोल पायरुवेट फ्रॉम द एंजाइम इनोलेज। और इनोलेज अपना बनाता है क्या? दो मॉलिक्यूल्स किसके? पायरुवेट के। सब दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये अपने दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के। इसमें जो एंजाइम लगी है वो अपनी क्या? पायरुवेट काइनेज। तो इस तरीके से अपने पास एक ग्लूकोज दो पायरुवेट या दो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ये पायरुवेट फर्दर कैसे ब्रेक डाउन होता है? तो देखो, ये पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड जो है फर्दर ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। साथ में ये रिलीज करता है CO2 एंड NADH2 की फॉर्मेशन भी करता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एंजाइम क्या लगी है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, साथ में अपना मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है। ये क्या है? एक लिंक रिएक्शन है। इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, लिंक गेटवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से लिंक है किसका? ग्लाइकोलिसिस से अपनी क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, देखो ये है अपनी ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होती है? अपनी लिंक रिएक्शन।
आफ्टर लिंक रिएक्शन क्या होगा अपना, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होगा अपना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस तरीके से अपने को एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़नी है, ठीक है। अब अगर पूछा जा सकता है या क्वेश्चंस भी आते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहां पर हो रही है, तो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है ना। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन कहां होती है, लिंक रिएक्शन होती है बेटा इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन के बाद अपनी क्या होनी है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल भी कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल दिखा रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल हुई, क्रेब्स साइकिल के बाद हमारी क्या हुई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर लोकेटेड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपनी लोकेटेड है किस पे हो रही है, देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कहां पर हो रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है, तो वो होता है अपना इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, यहां पर अपना देखा जाता है। क्लियर, तो ये हो गई अपनी लिंक रिएक्शन। उसके बाद आते हैं बेटा एक बार क्रेब्स साइकिल पर आते हैं। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपाउंड जो है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो C6 कंपाउंड है, ठीक है, C6 कंपाउंड है। ये C6 कंपाउंड कैसे बनता है, जो अपना एसिटाइल को ए बना था, एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है ना, एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर फॉर्मेशन करता है 6 कार्बन कंपाउंड की, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। इसमें जो एंजाइम यूज होती है वो अपनी होती है सिट्रेट सिंथेसिस, ठीक है। ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनाता है सिस एकोनाइट्रिक एसिड फ्रॉम द एंजाइम एकोनाइट्रेज। फिर से इसका एक आइसोमर बनता है आइसोसिट्रिक एसिड फ्रॉम द सेम एंजाइम एकोनाइटेज। एकोनाइटेज से आइसोसिट्रिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड क्या बनाता है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, है ना। यहां पर अपना किसकी फॉर्मेशन होती है, NaDH2 की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो एंजाइम यूज हुई है कौन सी यूज हुई है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड फर्दर क्या बनाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड। एक 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में ही रह गया, क्यों, क्योंकि यहां से CO2 रिलीज हो गई। तो एंजाइम कौन सी लगी CO2 रिलीज करने के लिए, डी कार्बोक्सिलेज। तो ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। ये 5 कार्बन कंपाउंड फर्दर क्या बनाता है, एक 4 कार्बन कंपाउंड, इट मींस अगेन डी कार्बोक्सिलेशन होगी। यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों चीजें होती हैं, तो यहां पर भी एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स यूज होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसके बाद अपना जो सक्सिनाइल को ए बना है बेटा, ये फर्दर फॉर्म करेगा क्या, सक्सिनिक एसिड फ्रॉम द एंजाइम थियोकाइनेज। यहाँ पे अपना GTP की फॉर्मेशन भी होती है। ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सक्सिनिक एसिड देन फर्दर फॉर्म्स फ्यूमारिक एसिड फ्रॉम
डी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं बात करूं फ्यूमारिक एसिड फर्दर क्या बनाता है, मैलिक एसिड फ्रॉम द एंजाइम फ्यूमारेज, और अपना मैलिक एसिड बना लेता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फ्रॉम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फ्रॉम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से एसिटाइल कोई के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये साइकिल है, अगर मैं बात करूं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है वो कितनी बार होगी, ये क्रेब्स साइकिल 2 बार होगी, 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अपने पास 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, पायरुविक एसिड के। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर 1 ग्लूकोज। ठीक है, चलो, तो ये साइकिल डिस्कवर की थी अपनी H.A. क्रेब्स ने, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये टीसीए साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ये हमने देख लिया। जितनी भी एंजाइम्स हैं इसमें टीसीए साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में, जितनी भी एंजाइम हैं, ऑल द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल वो अपनी प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स में, जहां पर ये साइकिल हो रही होती है। बट सिर्फ एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो अपनी कहां प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ये वाली एंजाइम कहां प्रेजेंट है, अपनी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होंगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर। बल्कि जो बाकी की सारी एंजाइम तो कहां प्रेजेंट होंगी, यहीं पर ही, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो अपनी यहीं पर ही हो रही है। तो ये अपना एक एक्सेप्शन है। जो क्रेब्स साइकिल है उसको हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 6 कार्बन कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, और फर्स्ट एक्सेप्टर है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। देखो उसके बाद क्या है, ये सक्सिनाइल को ए क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, और क्या करता है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनिक एसिड हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है किसका, जीटीपी का। जो ये एक मॉलिक्यूल मिला है जीटीपी का, इस स्टेप को हम कहते हैं क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पे हमें जीटीपी या एटीपी किसी का भी डायरेक्ट फॉर्मेशन मिले। ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये जो ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन हुआ है इस क्रेब्स साइकिल में, वो कितनी बार हुआ है, एट 4 प्लेसेस। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिला है, इस क्रेब्स साइकिल में हमें मिला है 3 NaDH2 एंड 1 FADH2, और एक अपना क्या मिला है, GTP या ATP। क्लियर? ये अपने किसकी, एक टर्न की बात हुई है, फ्रॉम 1 पायरुविक एसिड। क्लियर? तो ये जो लिंक रिएक्शन है और क्रेब्स साइकिल है, ये कितने बार होगी, 2 टाइम्स होगी, ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्लूकोज। क्लियर? देखो अब क्या होगा, आफ्टर क्रेब्स साइकिल हमारा क्या होगा, ये जो अपना NaDH या FADH2 मिला है, इनका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से हम प्रोड्यूस करेंगे क्या, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। ये जो ETS की चेन है, वो कहाँ प्रेजेंट है, इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो बेसिकली ETS के अंदर अपने 5 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये 5 कॉम्प्लेक्स ही हेल्प करते हैं किसमें, फर्दर एटीपी की फॉर्मेशन में। अपना पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स 2 है अपना सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है बेटा साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज नोन एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और अपना 5वां कॉम्प्लेक्स जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। ठीक है, देखो इस तरीके से अपना कॉम्प्लेक्स बना होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में थ्योरी में पढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं, देखो जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं फ्रॉम ईएमपी पाथवे, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ईटीएस बेटा डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम ये चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद इसमें देखते हैं ईएमपी पाथवे मींस ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में अपने को क्या मिला था, 4 एटीपी टोटल मिले थे। ठीक है, 4 एटीपी मिले थे। कैसे, एक बार देखें, एक बार देखो। देखो देखो बेटा यहाँ देखो, ये 2 एटीपी तो अपने को यहाँ मिले है ना, और 2 एटीपी अपने को इस स्टेप में मिले। तो टोटल एटीपी की बात करूं तो जो टोटल एटीपी हैं वो कितने मिल रहे हैं अपने को, टोटल एटीपी मिल रहे हैं अपने को 4। बट स्टार्टिंग के स्टेप में देखोगे तो अपना 2 एटीपी कंज्यूम भी हो रहे हैं, है ना, एक तो इस स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। तो इट मींस 4 में से हम 2 एटीपी क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो नेट एटीपी कितना बना अपने को, 2 एटीपी यूज हो गए, और तो नेट एटीपी कितना बना अपने पास, 2 एटीपी। ठीक है, नेट कितना बना, 2 एटीपी। तो अगर क्वेश्चन आए कि ग्लाइकोलिसिस में अपने को नेट एटीपी कितने देखने को मिलते हैं, तो 2 नेट एटीपी देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि 4 तो हमें मिले ही हैं बट 2 उसमें से कंज्यूम हो गए, इसलिए नेट एटीपी आ गया अपना 2। क्लियर, 4 एटीपी अपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं, जिसमें कि 2 एटीपी अपने कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो नेट गेन अपना 8 हो या फिर 6 होता है। ये 8 और 6 क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी शटल का यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन शटल सिस्टम। नेक्स्ट इज लिंक रिएक्शन। तो अपना लिंक रिएक्शन में कितने टर्न होंगे, 2 बार ही साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस अपनी एक ही बार चलती है। इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें 0 एटीपी मिलते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 6 एटीपी अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसका नेट एटीपी क्या आ जाएगा, 6। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि 2 बार होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल एक पायरुविक एसिड एक ही बनाता है और 2 बनाएंगे 2 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। और अगर मैं पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करूं, इट मींस आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब पूरी हो गई अपनी, तो वो बनाएगा 24 एटीपी। टोटल एटीपी अपने पास आते हैं, तो देखो टोटल एटीपी अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से देखूं तो वो आता है अपना 34 या 32। ठीक है, वही अपना, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से डायरेक्ट एटीपी अपने को 6 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे 34 एंड 6 इक्वल्स टू 38, या फिर 32 प्लस 6 इक्वल्स टू 36। 38 या 36 अपने को नेट एटीपी मिलता है। ठीक है, 36 भी मिल सकता है, 38 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन शटल हमने कौन सा यूज किया है। ठीक है, अब आते हैं एक बार क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट मींस ऐसी कौन सी प्रोसेस है एनर्जी रिलीजिंग जिसके अंदर जो सबस्ट्रेट है अपना वो विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बना है, ऑक्सीडाइज हुआ है।
ठीक है, जिसके अंदर जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन है वो बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के हो रहा है। तो भाई ये जो प्रोसेस है अपनी, ये तो कैसी प्रोसेस है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं है क्योंकि उसमें अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिसिस भी नहीं है और फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं है। फर्मेंटेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो सबस्ट्रेट है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से किस प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होता। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी CO2 रिलीज होता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी होता है, जो कि किसमें होती है, यीस्ट के अंदर होती है। बट जब लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है तो उसके अंदर CO2 रिलीज नहीं होती। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। इनमें से कौन सा ऐसा मेटाबोलाइट है या ऐसा प्रोडक्ट है जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तीनों के लिए कॉमन है। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और पायरुविक एसिड, ये तीनों ही अपने किस चीज के प्रोडक्ट हैं, ये तीनों ही अपने ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट है ना। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस मींस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों में ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी। ठीक है, बट एसिटाइल को फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तीनों का कॉमन मीडिएटेड तीनों का कॉमन मेटाबोलाइट नहीं है। ठीक है, तो एसिटाइल को अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लूकोज का कन्वर्जन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हुआ तो उसके अंदर अपनी बतानी है कि एंजाइम्स कौन सी यूज हुई। एंजाइम कौन सी यूज हुई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में बेटा सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। सबसे पहला स्टेप किसने, कौन सी एंजाइम ने किया होता है, तो सबसे पहला स्टेप में अपनी एंजाइम जो यूज होती है वो होती है अपनी हेक्सोकाइनेज। ठीक है, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है तो इसके अंदर नेट गेन कितना होता है एटीपी का। इट मीन ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन क्या है, तो हमने अभी देखा था ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन है क्या, 2 एटीपी। आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। अब है अपना व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन चारों में से। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें से जो सबसे लेस, सबसे कम ऑप्शन है अपना क्या, कि लेस देन 7%। लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होगी फर्मेंटेशन में। क्यों, क्योंकि एक ऐसी प्रोसेस है, एक एनारोबिक प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है। पहली स्टेटमेंट है अपनी कि देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD+ इज रिड्यूस्ड टू FADH2। तो हाँ, इसमें एक स्टेप में अपना FADH2 की फॉर्मेशन होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल CoA विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिस्ट्रिक एसिड। तो अपनी साइकिल जो शुरू हुई है वो एसिटाइल CoA के कंडेंसेशन से हुई है विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो ये अपना आंसर गलत है। ठीक है,
तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी? ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3। इनमें से देखो ये भी अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी? जो एंजाइम्स है टीसीए साइकिल की, पहला ऑप्शन है द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो क्रेब्स साइकिल की सारी एंजाइम किसमें प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट अपनी ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? अकर्स इन साइटोसोल, ठीक है, या साइटोप्लाज्म। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स as long as it is supplied with NAD can pick up hydrogen atoms। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये गलत है, क्यों? कहाँ होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। तो अभी हमने बात करी कहां पर होती है अपनी ईटीएस चेन? आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो अपनी ईटीएस कहां लोकेटेड है? इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ substrate level phosphorylation in 1 turn of citric acid cycle। एक टर्न में सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल का एक टर्न में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखे जाते हैं? तो एक साइकिल में सिर्फ एक सबस्ट्रेट लेवल या एक जीटीपी बनता है, ठीक है। 2 टर्न में 2 जीटीपी बनते हैं टोटल। तो इसमें अपने को पूछा है कि इन 1 टर्न कितने बनेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो किसको कन्वर्ट करती है? पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो यहां पर हमें साथ में कौन सा आयन या फिर कौन सी चीज रिक्वायर है? कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम में से हमने अभी देखा था कि इसे बनने में हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट अकर्स ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल। तो अपने को बताना है कि एक टीसीए साइकिल मतलब एक क्रेब्स साइकिल में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है? कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है? तो जब हमने अभी देखा था कि डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होता है, तो एक क्रेब्स साइकिल में 2 बार, 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं कि 2 साइकिल में कितनी बार होता है, तो कितनी बार होगा? 4 टाइम्स होगा। तो यहां पे हमसे उसने पूछा है ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग ऑप्शन 1 की, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जो रोल है वो हमें टर्मिनल स्टेज में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये स्टेटमेंट अपनी कैसी है? सही है या गलत? तो भाई ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH plus H plus gives rise to 2 ATP molecules and 1 FeDH2 gives rise to
3 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब एक NADH 2 एटीपी बनाता है जबकि एक FADH2 3 एटीपी बनाता है। तो ये अपनी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एक NADH कितने एटीपी बनाता है? 3 एटीपी, जबकि एक FADH2 कितने बनाता है? 2 एटीपी। ठीक है, इट्स लाइक अपोजिट है, तो ये अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स था उसी के थ्रू ही एटीपी का सिंथेसिस होता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। जो ये ऑक्सीडेशन और रिएक्शन की प्रोसेस होती है, रिएक्शंस होती हैं, कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देती हैं। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने से ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी बिल्कुल ठीक है। अपना आंसर क्या आ जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को बतानी है, तो ऑप्शन 2। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कंटिन्यूअसली इसी पैटर्न से नीट में आते हैं, है ना। तो अपने को उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से, है ना। तो होपफुली आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।